नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे कृषि विपणन व्यवस्था के बारे में। मतलब कृषि विपणन व्यवस्था, विपणन का मतलब होता है वस्तु की बिक्री करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से तरीकों के माध्यम से किसी भी प्रकार की वस्तु का प्रचार प्रसार या उसकी बिक्री को बढ़ाया जा रहा है। तो वही आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे। तो लिखा है यहाँ, कभी आपने सोचा है कि हम जो अनाज, फल, सब्जियां आदि रोज खाते हैं वे देश के अलग अलग क्षेत्रों से किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुंचाई जाती है? हमने कभी नहीं सोचा। हमने तो बस इतना सोचा है कि एप्पल लाना है, बनाना लाना है या कोई भी वस्तु लेके आनी है, बाजार जाएंगे और उसको लेकर आ जाएंगे और हमें वस्तु मिल जाएगी। हमें इस बात से क्या मतलब कि एप्पल कहाँ से आया है बाजार के अंदर, हमें तो बस घर के अंदर उस चीज को लेके आना है। तो हमने ऐसा नहीं सोचा। तो आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि ये वस्तुएं कहाँ से हमारे पास तक आती है और कब इन वस्तु की पैदावार की जाती है, कब इन वस्तुओं को संग्रह किया जाता है, मतलब सरकार इन वस्तुओं के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। तो लिखा है, इन्हें हम तक पहुंचाने का माध्यम बाजार व्यवस्था है। हमने पढ़ लिया कि बाजार से हमारे पास तक वस्तु आ जाती है। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। मतलब कृषि विपणन व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, तो कृषि विपणन व्यवस्था के अंदर हम पढ़ेंगे कि वस्तु की पैकिंग के बारे में, उसके परिवहन, मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान कौन से परिवहन के माध्यम से आ रही है, ठीक है, उसके भंडारण के बारे में, उस सब के बारे में हम जानेंगे। तो लिखा है यहाँ कि स्वतंत्रता पूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तौल में हेराफेरी तथा खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता के बाद जो व्यापारी थे, उनकी जो वस्तु थी, तो उनको वस्तु के तोल मोल, मतलब उसके वस्तु को जो हम तोलते हैं तो उसमें ग्राहक क्या, उसमें व्यापारी लोग क्या कर लेते, जिनके पास किसान अपनी उपज बेचने जाता था। अब किसान क्या, साहूकार महाजन से ऋण लेता था तो वो अपनी उपज भी उन्हीं को बेचता था। तो साहूकार महाजन लोग ये चाहते थे कि ये तो मेरा ऋणी बना ही रहे, तो वो उनके साथ तोल में हेराफेरी कर लेते थे। 1 क्विंटल तो बोलेंगे ये तो 90 किलो ही है, तो इस तरीके से उनके साथ हेराफेरी कर लेते थे। प्रायः किसानों को बाजार में प्रचलित भावों का पता नहीं होता था और उन्हें अपना माल बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ता था, क्योंकि किसान के ऊपर लोन, ऋण का भार रहता था। वह साहूकार महाजन के ऋण के कुचक्र में फंसे हुए होते थे। तो एक और उन्हें ऋण चुकाना होता था, तो जो दाम मिलता था उसी पर वो फसल बेच आते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज किसानों के लिए सरकार ने अनेक अनाज मंडियों की स्थापना की है, जिसके माध्यम से किसान उस अपनी फसल को बेच सकता है। जैसे आज सरकार किसी भी गेहूं की एक बोरी की कीमत 3,000 फिक्स कर देगी। अब किसान के ऊपर निर्भर है कि वह किसी को बोरी 3200 में बेचे या 3500 में बेचे, सरकार उसे उसकी गेहूं की एक बोरी का 3,000 रुपये तो देगा। तो किसान इस तरीके से चिंता मुक्त हो गया है सरकार की इस प्रकार की कार्यप्रणाली से। फिर आगे लिखा है, उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधाएं भी नहीं होती थी। एक कारण तो लोन हो गया, ऋण हो गया, दूसरा कारण उनके पास वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह भी नहीं थे। अधिक समय तक वस्तुओं को रखते तो वस्तु खराब होने का भय रहता, फिर उसका जो दाम मिलता वह भी आगे चलकर नहीं मिल पाता। तो किसान क्या करता था, जो दाम मिलता था उसी में फसल को बेच आता था, ताकि अगली फसल की बुआई के लिए उसके पास पैसा आ जाए। फिर लिखा, अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं रख पाते थे, क्योंकि भंडारण नहीं था। भंडारण मतलब वस्तु को इकट्ठा करके रखने की जगह, तो ऐसी जगह नहीं थी, तो वस्तु को अधिक समय तक उनके पास नहीं रख पाते थे, क्योंकि खराब होने का भय रहता था। क्या आप जानते हैं कि आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडार सुविधाओं के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? आज भी हमारे देश में अनाज तो इतना है कि हम 6 महीने तक पूरे विश्व का भरण पोषण कर सके अनाज को लेकर, लेकिन आज भी हमारे देश में 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडारों की कमी है। इसलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा। मतलब कृषि हो रही थी, उपज भी प्राप्त हो रही थी, लेकिन ना तो उसका सही मूल्य मिल पा रहा था, न ही किसान लोगों की किसी प्रकार से किसान लोगों को शोषण से मुक्त कराया जा रहा था। तो साहूकार महाजन के इस प्रकार के शोषण से मुक्त करने के लिए सरकार को इस क्षेत्र में अपना कदम रखना पड़ा। और सरकार ने इस क्षेत्र में किस तरीके से अपना कदम रखा, क्या क्या योजनाएं लागू की, अब वो जानते हैं।
तो लिखा है यहाँ कि आइए हम कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए 4 प्रमुख उपायों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। कृषि विपणन व्यवस्था में अपने भंडारण, परिवहन, पैकिंग, इन सब के बारे में पढ़ा कि कृषि विपणन व्यवस्था क्या है, भंडारण, पैकिंग, है ना, यही कृषि विपणन व्यवस्था है कि ये सारी कृषि के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। साहूकार महाजन द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। ठीक है, साहूकार लोग, महाजन लोग, जिनसे किसान लोग ऋण लेते थे, तो वो अपने ही व्यक्ति को किसान के पास तक ले जाते थे और फसल की बिक्री करवा देते थे, ताकि वह उसके ऊपर ऋण का भार बना रहे। किसान को ज्ञान नहीं था, उसके पास भंडारण नहीं थे वस्तु को रखने के लिए। तो इन सबको देखते हुए किसान को शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा और 4 प्रकार की योजनाओं के माध्यम से कृषि उपज को सुरक्षित रखने का फैसला लिया। अब वो योजनाएं क्या है जानते हैं एक एक करके। तो पहला कदम सरकार का था व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन करना था। इस नीति से बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ता दोनों ही वर्ग लाभान्वित हुए। मतलब कि कृषि मंडियों की स्थापना इसके अंदर हुई। मतलब अब किसान सीधे मंडी में आकर माल बेचेगा और उपभोक्ता मंडी में आकर माल खरीदेगा। अब कोई भी व्यक्ति सीधा किसान के पास जाकर माल नहीं लेगा। हालांकि लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की मंडियों की वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो। मतलब अभी कुछ मंडियों की स्थापना हुई है, लेकिन आज 27,000 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना की जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी किसानों की उपज मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है। आज भी कुछ क्षेत्रों में किसान लोगों का शोषण हो रहा है। फिर दूसरा कदम है यहाँ महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेल मार्गों, भंडारगृहों, गोदामों, शीतगृहों और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारित संरचना का प्रावधान करना है। मतलब कि बड़े बड़े भंडारगृह बनाना है, शीतगृह बनाना है। जैसे फल है तो फल को तो शीतगृह ठंडे जगह ही रखना पड़ेगा, ताकि वह लंबे समय तक अच्छा रह सके। सब्जियों को भी शीतगृह में रखा जाता है। तो आज किसान की फसल को सड़ने से बचाने के लिए अनेक भंडारण की स्थापना की गई है, भंडारगृह बनाए गए हैं, शीतगृहों की स्थापना की गई है, सड़कें बनाई गई है, रेल मार्ग बनाए गए हैं, जिससे किसान अपनी उपज को अपने क्षेत्र में न बेचते हुए दूसरे क्षेत्र में जाकर बेच सकता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है यहाँ, किंतु अभी तक वर्तमान आधारिक सुविधाएं बढ़ती मांग को देखते हुए नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुई है। लेकिन उपज को लेकर जो मांग बढ़ रही है, उस मांग की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इतने भंडारगृह की हमें और जरूरत है, जिन्हें सुधारने की भी आवश्यकता है। फिर सरकार के तीसरे उपाय में सरकार विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ कराना है। मतलब कि अब तीसरा उपाय यह है कि सरकार ने किसान की उपज का एक दाम फिक्स कर दिया कि मैं तुम्हारी जो भी उपज है इसका इतना पैसा दूंगा। जैसे गेहूं की एक बोरी है तो सरकार ने उसकी 2,000 कीमत रख दी। ठीक है, कि अब किसान चाहे तो सरकार को अपनी उपज जाकर बेचे या किसी अन्य व्यक्ति को बेचे, सरकार 2,000 देने के लिए तैयार है, ताकि किसान को इससे फायदा ही हो। ठीक, फिर आगे लिखा है, इस संबंध में गुजरात तथा देश के अन्य कई भागों में दुग्ध उत्पाद सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कार्यकल्प कर दिया है। मतलब कि जैसे सरकार जो योजनाएं चला रही है, ठीक है, उसी प्रकार से गुजरात में जो सहकारी समिति है दुग्ध व्यवसाय को लेकर, वहाँ क्या होता है, सहकारी समिति का मतलब होता है साथ साथ मिलकर कार्य करना। तो सहकारी समिति है जहाँ पर गांव के सभी व्यक्ति दूध लेकर जाते हैं और उन मशीनों में और दूध की गुणवत्ता को देखा जाता है। जितना कम पानी उतना कम पैसा, है ना, मतलब जितना कम पानी होगा तो दूध अच्छा होगा तो पैसा अच्छा मिलेगा, है ना, मैंने गलत बोल दिया, और ज़्यादा पानी होगा तो पैसा कम मिलेगा। तो सहकारी समिति जो गुजरात की है दुग्ध को लेकर, उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि जिस प्रकार से गुजरात की सहकारी समिति दुग्ध को लेकर, मतलब दूध डेयरी उत्पाद को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से किसान की गेहूं की उपज को लेकर भी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। ऐसी समितियां बनानी चाहती है जहां तक गेहूं पहुंच पाए। आज गुजरात में जो डेयरी में सभी व्यक्ति जाके अपना दूध बेच देते हैं, फिर इन सहकारी समिति के प्लांट पे जाकर इस दूध से अनेक चीजें बनाई दी जाती है, पनीर, घी, मक्खन, ये सब बना के अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं और फिर इनको बेचा जाता है। फिर लिखा है, किंतु अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारिता आंदोलन में कुछ कमियां दिखाई देती है। अभी भी कुछ जगह सहकारिता की कमी है, वहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं। मतलब कि समिति में कहीं ना कहीं एक दूसरे का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है।
इसके कारण है सभी कृषकों को सहकारिताओं में शामिल नहीं कर पाना, विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना और अकुशल वित्तीय प्रबंध होना। इन कारणों से सहकारी समिति आगे नहीं बढ़ पा रही है। एंड लास्ट चौथा उपाय बताया है कि चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन है, जैसे कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना। वही बात कि कृषि की जो भी उपज है सरकार द्वारा उसकी एक कीमत निर्धारित कर देना, जिससे किसान के ऊपर किसी प्रकार का भार ना रहे, किसान शोषण से मुक्त रहे, किसान चिंता से मुक्त रहे कि मैं जो भी फसल की पैदावार करूंगा इसका एक दाम तो मुझे सरकार देगी देगी, चाहे दूसरा कोई दे या ना दे। दूसरा लिखा है भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार की रखरखाव। व तीसरा लिखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्न और चीनी का वितरण किया जाए। मतलब कि चौथा ये रखा गया है कि सरकार क्या करे, किसान लोगों से उपज को खरीदे और राशन के माध्यम से गरीबों तक इस चीजों को पहुंचाए। सरकार ने चौथे उपाय के अंदर एक काम ये किया है कि किसान की जितनी भी उपज है उसको खरीदा है और राशन के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाया है। तो एक और गरीबों का भरण पोषण, सामाजिक जनकल्याण काम हुआ है, तो दूसरे और किसान को भी उसकी उपज का नाम मिला है। फिर लिखा है इन साधनों का उद्देश्य क्रमशः किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना तथा गरीब को सहायता युक्त कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना रहा है। वही राशन के माध्यम से वस्तु उपलब्ध कराना मतलब जन कल्याण करना। यद्यपि सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों, साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिज्ञ, सामंत, बड़े व्यापारियों तथा अमीर किसानों का वर्चस्व बना हुआ है। हम देखते हैं आज सरकार कोई भी योजना चला रही है, कोई भी काम कर रही है तो वो 100% सक्सेस नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर भ्रष्टाचार है, 100 में से एक व्यक्ति वहाँ पर गलत है। तो इस कारण किसी भी योजनाओं को या किसी भी कार्यों को पूरी तरीके से सुधारा ही नहीं जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। सरकारी संस्थाएं और सहकारिताएं सकल कृषि उत्पाद के मात्र 10% अंश के आदान प्रदान में ही सफल हो पा रही है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं जो बनाई गई है, सरकार जो भी काम कर रही है वह केवल 10% ही आदान प्रदान में सफल हो पा रही है। शेष अभी भी निजी व्यापारियों के हाथों में ही है। आज सरकार कितना ही काम करे, कितनी मंडियों की स्थापना कर दी, शीतगृह, भंडारगृह सब बना दिए, लेकिन आज भी निजी व्यक्तियों के हाथों में ही ये सारे काम चले जा रहे हैं। फिर आगे लिखा सरकार की मध्यस्थता ने कृषि विपणन व्यवस्था को अनेक रूपों में प्रभावित किया। मध्यस्थता मतलब होता है बीच में, कि सरकार किसानों की ये मदद कर रही है, लेकिन कृषि विपणन व्यवस्था को सरकार के हस्तक्षेप ने कृषि विपणन व्यवस्था को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण हो, बशर्ते कि इसमें सरकार की मध्यस्थता न हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कहा गया है कि सरकार ने इतना काम किया लेकिन फिर भी लोगों ने इसमें कमी निकाल दी और बोला है कि कृषि का व्यवसायीकरण किया जाए। व्यवसायीकरण का मतलब होता है कि कृषि को व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं बल्कि बाजार के आधार पर तैयार किया जाए। जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, इन फसलों का उत्पादन किया जाए खाद्यान्न फसलों की जगह। तो इस राय में इस बात को लेकर आपकी क्या सहमति है, कमेंट करके आप भी बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा ये कृषि विपणन व्यवस्था का पॉइंट क्लियर हो जाता है। सरकार ने कौन से 4 कदम उठाए थे वो हमने जाना है, और इसमें किसान लोगों ने सरकार का कितना सहयोग दिया या सरकार ने किसान का कितना सहयोग किया, निजी व्यक्तियों की क्या भागीदारी रही, ये सारी बातें हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। और डाउट है तो उसे भी जल्दी पूछकर क्लियर करें।